मेरी मर्जी मेरी पार्टी है, मैं निपट लूंगा उनसे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके 3 सांसदों ने नहीं बोला इसलिए मुझे वोट दो। ये वोट मांगने की चीज है। मेरे 3 सांसदों, आडवाणी जी ने मोदी जी के पक्ष में वोट मांगा इस बार, मुरली मनोहर जोशी ने वोट मांगा मोदी जी के पक्ष में, वसुंधरा राजे ने वोट मांगा। 30 नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जो बीजेपी के घर बैठे हैं। और इस बार तो आरएसएस की और इनकी भी लड़ाई हो गई है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कस के लड़ाई हो गई है। इसका मतलब ये कस के लड़ाई हो गई है। तो ये आरएसएस के नीचे के कार्यकर्ता इनके लिए काम ही नहीं कर रहे। वही पूछ रहा है। अच्छा, आपके लिए तो आपकी जीत में मदद मिलेगी। जीत में मदद मिलेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे तो 3 ही सांसद नहीं बोले, इनका तो पता नहीं सारी आधी बीजेपी घर बैठी है। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास जब से आप जेल से लौट कर आए हैं, आपके पास हर पार्टी की, खासतौर से बीजेपी की पूरी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। कौन किसका उत्तराधिकारी होगा, कौन जो है उत्तराधिकारी के साथ साथ जो है किसको हटा रहे हैं, किसको बना रहे हैं, किसको खत्म कर रहे हैं। जेल में आपका खबरें कौन था, कहाँ से मिल रही थी सारी खबरें? आप ही जैसे दोस्त थे। हाँ, आप ही जैसे। चलिए, आपने मुझे दोस्त माना। नहीं तो अभी तक तो आपको लग रहा था मैं प्रेजुडिस हूँ। ये भी अच्छा है। तो सारी खबरें आपको दूसरी पार्टी की बड़ी पता चल जाती हैं। आपकी पार्टी का सक्सेसर कौन है? अभी शुभ बोलिए, मैं मर नहीं रहा अभी, और ना मैं 75 साल का हो रहा। जब 75 साल का होऊंगा तो मेरे से सक्सेसर पूछ लीजिएगा। चलिए, आप कहते हैं लोग आपको दबाते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, मैं मान लेती हूँ इस बात को। अगर इन तमाम मुद्दों के चलते भी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ता है या देने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो कौन होगा पार्टी, कौन चलाएगा सरकार, कौन दबाव डालेगा? सुप्रीम कोई भी डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा, हाँ, गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा भाई दबाव नहीं डाल सकते, इनकी मर्जी। दिल्ली के अंदर हमारे को 2 बार बहुमत मिला, 3 बार बहुमत मिला, 2 बार हमें प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट्स आई। मोदी जी ने देख लिया कि असेंबली चुनाव नहीं जीत सकता मैं दिल्ली में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं पद का लालची नहीं हूँ। जब इनकम टैक्स कमिश्नर होता था, एक दिन इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था। अपने मन से इस्तीफा दिया था, कोई नहीं देता इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से। मैं जब 49 दिन के लिए सीएम बना तो खुद सीएम की कुर्सी को लात मार के आया था। इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी वहां वहां ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक, जनतंत्र के लिए खतरनाक होगा। जब आप बिना जनतंत्र बिना फैसला आए इस्तीफा मांगा करते थे, जेल में डालने की बात किया करते थे, पूरा तो करेंगे। तो ये लोग जनतंत्र को कैद करेंगे और हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल के अंदर से अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जेल के अंदर सीएम की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। और अगर मैं चला पाया तो मोदी जी फिर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किसमें ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले आपकी पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके भी, हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहते कौन आवाज उठाएगा? नहीं। अच्छा, चलिए, एक बात बताइए मुझे कि अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच है, आपने अपने माता पिता के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, आपने कहा था मैं तैयार हूँ, तो टेंशन है कहीं कि भाई ईडी की जांच चली रही है, जेल से अभी बेल पर छूटा हुआ हूँ और अभी दूसरा केस। सही है। इस देश के अंदर एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय राजनीति की कुछ सीमाएं हैं, हदें हैं। राजनीति के अंदर कभी कोई व्यक्ति किसी के पेरेंट्स को खींच के नहीं लाया था, बुजुर्ग और बीमार पेरेंट्स को। प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे मम्मी को बहुत बीमारियां रहती है, आधा टाइम अस्पताल में भर्ती रहती है, मेरे पिताजी 85 साल के हो गए, वो गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके पीछे दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ दी? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत करो, मेरे से आपकी दुश्मनी है, मेरे से आपकी राजनीति है, ऊपर वाला देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरो। तो वो तो उस दिन घटना के चश्मदीद के तौर पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। नहीं, वो भी नहीं थे वहाँ से। कहाँ है चश्मदीद का?
नहीं मैं पूछ रही कौन से हूँ। चश्मदीद कबाब, क्या चश्मदीद कबाब? नहीं घर पर आप तो नहीं थे, तो क्या सुनीता केजरीवाल और आपके माता पिता दोनों नहीं थे, तीनों लोग नहीं थे? मतलब कुछ भी पकड़ के उनको बीच में नहीं, मैं लपेट तो देंगे। पूछ रही हूँ सर, मैं आपको पता चल ये जाए ना कहने सबको। की कोशिश कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय राजनीति के अंदर राजनीति नेताओं के बीच में तो हुई, पार्टियों के बीच में तो हुई, लेकिन कभी भी किसी के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नहीं खींचा गया राजनीति के अंदर। ये सही नहीं है। तो राजनीति हदों में में रहिए। दिल्ली पुलिस की जांच खींच रही है। दिल्ली पुलिस की जांच तो उनके कहने से ही चलती है। हम्म, कल जब मैंने पोस्ट किया कि मैं तैयार बैठा हूँ अपने माँ बाप के साथ आ जाओ, तो उनको लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं आज नहीं करेंगे जांच, मतलब चुनाव के बाद करेंगे। तो जांच तो वो दिल्ली पुलिस उनके हिसाब से ही करती है। दिल्ली पुलिस कौन से इंडिपेंडेंट है? आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया है, तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है हमारे पास वॉशिंग जिसमें मशीन है। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो अखिलेश सारी जांच यादव, कराई है, हम्म, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा मैंने माना, अब आप वो- अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन सी ब्रांड की। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल भेज के अब देख सोनिया लिया। गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराई है उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके मैं साथ इस आप टाइम देश बचाना मेरे लिए जरूरी चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं नहीं, भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला ने कोई आवाज उठाई तो पूछूंगी, आप महिलाओं के साथ तो महिला ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बाकी और तो कोई महिला ही नहीं। पूछ रही हूँ भाई, मैं तो मैंने कह दिया भी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने आप पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं, अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। नहीं, 75 साल को हो जाने दीजिए और शुभ बोलिए। मेरी लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, बजरंग बली आपके सारे संकट हैं, ठीक है ना? आप लिखकर चिट देते हैं, तो आज मैं पेन और चिट दोनों लेकर आई हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? ये आप ही का काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। पंजाब में कितनी सीटें आ रही हैं? आप सीटें लिख दीजिए खाली पंजाब के साथ। इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी बंगाल आप दौरे पे गए, वहां पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, चलिए। और प्रधानमंत्री का नाम लिखना चाहेंगे? इंडी गठबंधन से कौन बनेगा अगर मौका मिला तो? उनका कौन बनेगा? हाँ, उनका कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी तो 1 ही साल रहेंगे, उसके बाद उनका कौन बनेगा? आप श्योर हैं कि चल रहे हैं? वो अपना बता दें, हम अपना बता देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको जरा अपने दर्शकों को भी चिट पे क्या लिखा है अरविंद जी ने वो दिखा देती हूँ। दिल्ली में सीटें आ रही हैं 7 सीटें आ रही हैं, दिल्ली के लिए लिखा है। और पंजाब में 13 सीटें आ रही हैं, और एनडीए की 220 सीटें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। अब ये चिट जो है मैं अपने पास बहुत संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं तो हमारी मुलाकात 4 जून को हो ही जाएगी। जेल में नहीं तो आपने तो कहा कि जेल में नहीं जाना पड़ेगा ना अगर आ गई तो 300, तो मुलाकात का मौका मिलेगा तो मैं एक चिट लेकर आऊंगी और आपसे फिर दोबारा मुखातिब होंगे तमाम मुद्दों पर। खुले मन से आइएगा। बिल्कुल खुले मन से आज भी आएंगे। मेरे शो का नाम ही चुनाव दिल से है, तो दिल से ही बातें करने की मैंने कोशिश की। प्रसन्नचित आइएगा। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
ਇਹ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਨਕਲੂਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਖਰਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਦ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੀਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾਗੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ। ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 400 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਫੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।